लेवल 55 करप्टेड से लड़ रही थी। उसकी युद्ध हलबट खून जैसी लाल ओरा से घिरी थी और उसके प्रहार से हवा तक चूर चूर हो रही थी। उस भयानक लाल दबाव के सामने करप्टेड सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ये सीन देखकर लियाकरू ने भौहें सिकोड़ ली और धीरे धीरे अपने हाथ में एक काला भाला बना लिया। उसके पास यहां समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। अभी कई और जीनियस थे जिन्हें मारना बाकी था। लियाकरू की परछाई बिजली की तरह आगे बढ़ी और करप्शन की शक्ति से भरा उसका काला भाला विनाशकारी ताकत के साथ वार कर गया। इस अचानक हमले के सामने गिफे ने पल भर में प्रतिक्रिया दी। उसके पूरे शरीर का खून और ऊर्जा फट पड़ी और उसकी हालबड़ की नोक एक पल में फैल गई। एक हिंसक आभा तुरंत फैल गई और गिफे की आंखों में युद्ध की पागल चमक भर गई। खून जैसी लाल रोशनी से घिरा उसका हथियार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करता हुआ निकल गया। सब कुछ तबाह हो गया। लियाकरू ने अपने टूट चुके काले भाले को देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इतनी ताकत, और यह सिर्फ लेवल 55 है, इसे अभी खत्म करना होगा। तुरंत लियाकरू ने अपनी करप्शन पावर छोड़ दी। काली ऊर्जा की एक भयंकर लहर फूटी और एक 100 मीटर के दायरे में फैल गई। एक पल में रोशनी मंद पड़ गई। बाकी ताकतवर करप्टेड भी अपनी करप्शन पावर छोड़ने लगे। गिफेत का शरीर चमकदार आभा से ढक गया। उसकी लाइफ एनर्जी उसे कोरोजन से बचाने लगी और उसकी नजरें राजा जैसी ठंडी हो गईं। तुम मौत ढूंढ रहे हो? इतना कहकर उसकी परछाई तुरंत लियाकरू की तरफ टूट पड़ी। हवा को चीरती हुई उसकी हेलबर्ट सीधे लियाकरू की तरफ पड़ी। बाकी 4 करप्टेड भी गिफेट पर हमला करने के लिए पीछे आए, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आभा गुस्से की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जब तक लियाकरू मर नहीं जाता वो रुकने वाला नहीं था। कोरोजन के असर में उसका सुपर आर्मर ज्यादा देर टिक नहीं सकता था और फिर वो सच में एसिमिलेट हो सकता था। दूसरी तरफ लड़ाई में किंग कांग की नजर इस दृश्य पर पड़ी और उसका चेहरा चिंता से भर गया। उसने अपनी ताकत को चरम तक धकेल दिया और सामने खड़े लेवल 56 करप्टेड पर पागलों की तरह हमला करने लगा, क्योंकि वो मास्टर जे की मदद करना चाहता था। मास्टर जे दूसरों को बचाने की कोशिश में खुद करप्टेड से गिर गया था, लेकिन सामने वाले करप्टेड ने उसकी मंशा समझ ली और ठंडी हंसी हंसते हुए उसे भयंकर लड़ाई में रोक लिया। उसी समय लियाकरू ने संस सेंड्रे की एक शीशी पी ली और उसकी आभा आसमान छूने लगी। 6th रिंग तक पहुंचते ही उसकी ताकत थ्रोन लेवल के बराबर हो गई। ट्रू ब्लड की शक्ति सच में डरावनी थी। लियाकरू के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ से काला भाला बनाया और उसे फेंक दिया। उसकी भयानक नोक पल भर में जा पहुंची। अगले ही पल आर्मर टूटने की आवाज गूंजी। काला भाला गिफेत के शरीर को चीरते हुए उसकी पीठ से बाहर निकल गया। भाले की नोक से खून टपककर जमीन पर गिरने लगा। यह देखकर लियाकरू जोर जोर से हंसने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ते हुए बोला, मेरा गुलाम बन जा। तभी एक चांदी का वॉर स्पीयर हवा को चीरता हुआ आया। काले सोने को पार करता हुआ लियाकरू के पैरों के पास जा धंसा। दूर से चांदी के आर्मर में एक शख्स आता दिखाई दिया। लियाकरू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो मेरी बहन तुम्हें मार नहीं पाई? लगता है वो मर गई। उसकी बहन की मौत पर उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। मैंने हालात देखे और तुरंत समझ गया कि यह स्थिति मेरे बस से बाहर है। तभी सिर्फ एक ख्याल के साथ आधे मीटर से भी छोटे कद की एक ह्यूमनाइड क्रिएचर प्रकट हुई, जिसके पास सुनहरे पंख थे। तुरंत पवित्र आभा हवा में फैल गई और 6 करप्टेड के चेहरे पूरी तरह बदल गए। सब उसे घूरने लगे। ये एक एंजल है। लेकिन अगले ही पल उनकी नजरें लालच से भर गईं। ये तो एक यंग एंजल है, इसके पास हमला करने का कोई तरीका नहीं होगा। अगर हम एक एंजल को करप्ट कर दें तो करप्टेड क्लैन के लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं। यह सोचकर लियाकरू पागलों की तरह उत्साहित हो गया। शेनेलिन, मुझे तुम्हारा इस शानदार तोहफे के लिए शुक्रिया करना चाहिए। उनकी गंदी नजरें खुद पर महसूस करके डायना ने भौहें सिकोड़ लीं। ये काली ऊर्जा की लहरें उसे बहुत परिचित लगीं। यही वो लोग थे जिन्होंने उसकी मातृभूमि पर हमला किया था। डायना की आंखों में गुस्सा भर गया।
उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। उसके बाएं तरफ सुनहरे बालों वाली एक आकृति ने भयानक आभा छोड़ी। उसके शरीर से जलती हुई सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके पीछे आसमान में कम से कम 1000 मीटर चौड़ा एक विशाल सुनहरा सूरज प्रकट हो गया। उसी पल डायना का छोटा शरीर बदलकर एक लंबी खूबसूरत एडल्ट फॉर्म में बदल गया। उसकी सुनहरी आंखों में पवित्र और राजसी दबदबा था। जलती हुई सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई और कुछ ही सेकंड में सारी काली ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो गई। सभी करप्टेड को ऐसा लगा जैसे उन्हें नरक में फेंक दिया गया हो। उनके शरीर असहनीय दर्द और पीड़ा में जलने लगे। उनकी फॉलन पावर तुरंत दबा दी गई और उनके दिल नामहीन डर से भर गए। हमेशा से एसियो क्लैन और एंजल्स एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन थे, जिनकी शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती थीं, लेकिन इस विशाल सूरज के नीचे वो संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। यह आत्मा को शुद्ध करने वाली बेजोड़ शक्ति थी। उनके पापों का बोझ उन पर टूट पड़ा और फैसला ठंडा और निर्दयी था। डायना के पीछे तैरता हुआ विशाल सूरज अचानक फट पड़ा और उसकी सुनहरी रोशनी और भी ज्यादा भयानक हो गई। उसकी चमक ने आसपास के हजारों मीटर को सोने जैसा रंग दिया, जैसे आसमान और धरती के बीच दूसरा सूरज उग आया हो। उस महान सूरज की डरावनी शक्ति से पूरा इलाका कांप उठा। 6 करप्टेड के शरीर अचानक जलती हुई सुनहरी आग में घिर गए, ऐसी यातना जो उनकी आत्मा तक जला रही थी। एक पल में उनकी चीखें गूंज उठीं। रेयाकुरु का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसकी पहले वाली खुशी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ तड़प और संघर्ष बचा था। उसने अपनी फॉलन पावर पूरी ताकत से छोड़ी। 6th रिंग की शक्ति और उसके एम्प्लीफिकेशन गिफ्ट ने मिलकर उसके शरीर के चारों ओर काली बैरियर बना दी, जो सुनहरी आग को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एमिंग की काली आग से अलग ये हमला सीधे आत्मा पर असर करता था और हर चीज को पार कर सकता था। इसे शारीरिक रूप से रोकना नामुमकिन था। सिर्फ स्पिरिचुअल डिफेंसेस ही इसकी इरोजन को झेल सकती थीं। काली आभा धीरे धीरे गायब होने लगी। कमजोर हो चुका गिफेत सिर उठाकर आसमान में खड़ी उस आकृति को देखने लगा। उसकी सुंदरता और पवित्र महिमा इतनी जबरदस्त थी कि कोई सीधे उसे देख भी नहीं सकता था। वो हंस पड़ा और बोला, एक एंगेल भी समन कर सकती हो? तुम सच में कमाल हो गुगू। सुनहरी रोशनी में मिली डिवाइन पावर धरती पर फैल गई और सबकी चोटें तेजी से भरने लगी। खून से लथपथ घावों से ढका किंग कॉन्ग अचानक अपने शरीर में एक नरम गर्माहट महसूस करने लगा। उसकी चोटों का दर्द तुरंत कम हो गया। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, इसलिए उसने पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। बिना अपनी रक्षा किए दुश्मन की जान के बदले अपनी जान देने तक को तैयार था। आसमान में ग्रैंड सन के प्रकट होते ही लड़ाई का पूरा रुख एक पल में बदल गया। इतना ज्ञान रखने वाला रेयाकू भी खुद को अपने ही ज्ञान से धोखा खाया हुआ महसूस करने लगा। तत्त तेरे की, क्या यह नहीं कहा जाता था कि यंग एंजल्स के पास सिर्फ सपोर्ट एबिलिटीज होती हैं? डायना की सिर्फ 1 सेकंड की नजर उससे टकराई, लेकिन उसकी सुनहरी और शाही आंखें ही रेयाकू के पूरे शरीर को कांपाने के लिए काफी थीं। उसकी आंखों में ऐसा दबाव था जैसे वो अपने ही क्लैन के सुप्रीम जायंट का सामना कर रहा हो। उसे समझ आ गया कि अब अगर उसने देर की तो उसकी आत्मा राख बन जाए। वो तुरंत चिल्लाया, इस इंसान को मार दो। फिर उसकी काली आभा फट पड़ी और वो डायना की तरफ झपट पड़ा। वो उसे हराना चाहता था। डायना ने बिना किसी भाव के धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर अनगिनत जलती हुई तलवारें प्रकट हुईं और सभी करप्टेड की तरफ दौड़ पड़ी। प्यूरिफिकेशन और बर्निंग पावर से भरी उन सुनहरी तलवारों ने रयाकू के शरीर को तुरंत भेद दिया और उसे 100 मीटर ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया। उस पल आसमान में खड़ी डायना बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे ग्रैंड सन पर राज करने वाली कोई देवी हो। सभी दुश्मन दांत भींचकर सुनहरी तलवारों से छेदे जा रहे थे। वो सिर्फ घायल नहीं हो रहे थे, बल्कि उनके अंदर की फैलन पावर भी शुद्ध की जा रही थी। उनकी आत्माओं की जलन और तेज हो गई। इस ग्रैंड सन को धिक्कार है, हमारे पास कोई मौका नहीं है। लेआक्रू का चेहरा बेहद काला पड़ गया। फिर उसने कहा, घबराओ मत। एम्प्रेस फूलिंग ने कहा था कि शिकार में कोई और भी हमारा साथ देगा। जैसे ही उसने ये कहा, ग्रे रंग की चादर पहने कई आकृतियां दूर से दौड़ती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक के पास 6th रैंक की ताकत थी। उनकी ग्रे केप पर शैडो का निशान देखकर गिफे का गुस्सा फट पड़ा।
उसने गुस्से से उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उन शापित हेरेटिक्स ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो पल भर में कूद पड़े और उनका निशाना साफ तौर पर मैं था। ताकतवर डायना ने तुरंत हाथ उठाया और सुनहरी आग उनकी आत्माओं को जलाने लगी, जबकि बर्फ जैसी तेज तलवारें भी प्रकट हो गईं। वो उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उन हेरेटिक्स ने सामने से ही हमला झेलने का फैसला किया। ग्रैंडसन फॉर्म में डायना के पास कोई बेहद घातक फिनिशिंग टेक्निक नहीं थी। तभी उसके पीछे का ग्रैंडसन धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। फिर उसके दाएं तरफ एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसके साथ एक पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ। आसमान में लटका एक अकेला और बेहद ठंडा चांद। कई हजार मीटर का इलाका तुरंत अंधेरे में डूब गया और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी बची। उसकी डरावनी ठंडी आभा ने सभी हेरेटिक्स के चेहरों का रंग उड़ा दिया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि ग्रैंड सन फॉर्म के विपरीत अब डायना की आंखें पूरी तरह शांत थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी। उसकी सेक्रेड ओरा भी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ मौत जैसी भयानक आभा बची थी। उसके सुनहरे पंख और बाल अब सफेद चांदी जैसे हो चुके थे। चांद के सामने खड़ी वो एक रहस्यमयी और गर्वीली देवी जैसी लग रही थी। उसके आसपास 9 गोल ब्लेड प्रकट हुए जो धीरे धीरे घूम रहे थे और उनमें गहरे लाल अनाइलेशन पावर भरी हुई थी। डायना की बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी और 6 सर्कुलर अनाइलेशन ब्लेड्स हवा को चीरते हुए पल भर में निकल पड़े। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि सेकंड के हिस्से में ही वो 6 हेरेटिक्स तक पहुंच गए। उनके चेहरे डर से जम गए और उन्होंने अपनी टेक्निक से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अनाइलेशन पावर किसी भी डिफेंस को तोड़ सकती थी। इसलिए उनकी सुरक्षा कांच की तरह टूट गई और सभी 2 टुकड़ों में कट गए। इसी समय ग्रैंड सन के दबाव से आजाद होते ही लेआक्रू तुरंत आसमान में डायना की तरफ बढ़ा। भयानक काली ऊर्जा का तूफान उठा और 10 मीटर लंबा काला भाला बन गया, जिसे उसने पूरी ताकत से फेंक दिया। वो भाला सुपरसोनिक स्पीड से डायना की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी सर्कुलर ब्लेड्स में से एक तुरंत सामने आ गई और उसने काले भाले को चूर चूर कर दिया। उसी समय 2 और ब्लेड्स सीधे लेआक्रू की तरफ बढ़ गई। ये देखकर जमीन पर बचे कुछ डीमंस तुरंत मेरी तरफ झपट पड़े। उनकी आंखों में हत्या की नीयत साफ थी। ये इंसान मरना चाहिए। इस काले भेड़िए की कॉम्बैट पावर लेवल 28 है, लेकिन ये एंजल जो सन और मून दोनों को कंट्रोल करती है, वो लेवल 50 बल्कि लेवल 60 से ऊपर वालों को भी दबा रही है। अगर इसे पूरी ताकत तक पहुंचने दिया गया तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। लेकिन डायना ने तुरंत हाथ उठाया और 3 अनाइलेशन ब्लेड्स वापस बुला ली जो उन डीमंस को काटने के लिए दौड़ी। अचानक वो तीनों ब्लेड्स आपस में टकराईं और एक होकर 3 इंटरट्वाइंड रिंग्स में बदल गईं। उनमें भरी अनाइलेशन पावर कई गुना बढ़ गई। गहरे लाल रंग की रोशनी चमकी और एक पल में सारे डीमंस टुकड़ों में कट गए। फिर डायना ने लेआक्रू की तरफ देखा, जो बेतहाशा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और उसकी 6 सर्कुलर ब्लेड्स आपस में मिलने लगी। ये देखकर लेआक्रू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अपने इनर थ्रोन के रॉयल ब्लड और अपनी बची हुई सारी फॉलन पावर एक्टिवेट कर दी। उसने 3 ब्लेड्स को पीछे धकेला और मुझे बेहद जलन भरी नजरों से देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना परफेक्ट एंजल मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा है। लेकिन फिर लेआक्रू हंस पड़ा और उसने स्याही जैसे काले रंग का एक रूलेट निकाला। जैसे ही उसने उसे घुमाया, उसके पैरों के नीचे सैकड़ों मीटर तक रोशनी फैल गई। असल में यह मौका एक सॉवरेन को समन करने के लिए था, जिसे टाइसास की अवेकनिंग टैलेंट वाले प्रोडिजी को रोकने के लिए रखा गया था, ताकि कोई शक्तिशाली गार्डियन उसकी रक्षा न कर सके। लेकिन मेरी दोनों समन्स ने इतना डरावना पोटेंशियल दिखा दिया था कि वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। तभी अनगिनत रहस्यमयी और जटिल रून्स आपस में जुड़ने लगे और एक विशाल काले रंग का समनिंग सर्कल बन गया। धीरे धीरे लगभग 10 मीटर ऊंचा एक ग्रे रंग का भयानक मॉन्स्टर प्रकट हुआ और उसकी डरावनी आभा एक पल में फैल गई। हवा तक भारी हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। किंग कॉन्ग और बाकी सभी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और उनके अंदर गहरा निराशा भर गई। काले धुएं की लहरें धीरे धीरे फैलने लगीं और जहां से वो गुजरती वहां घास और पेड़ सड़कर खत्म होने लगे। डायना का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ हिलाया और उसकी लूनर व्हील फिर से आसमान में लटकते हुए ग्रैंड सन में बदल गई।
लेकिन उसकी चमकदार सुनहरी रोशनी भी उन अंधेरों को चीर नहीं पा रही थी। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मामला बहुत गलत दिशा में जा रहा है और मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैसे ही वो विशाल काला सर्कल प्रकट हुआ, यांग शाओ मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं काफी समय से एनिमी क्लैन के सॉवरेन का इंतजार कर रहा था, डर मत। यह सुनते ही मुझे समझ आ गया कि यह बहुत पहले से तैयार किया गया जाल था। और सच में एनिमी सॉवरेन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने बिना किसी भाव के अपनी नजर हनचांग बेस की तरफ घुमा दी। उसी समय जब विशाल समनिंग सर्कल पूरी तरह बना, एक बेहद भयानक औरा फूटी जिसने आसमान के बादलों को चकनाचूर कर दिया। वो डरावनी ताकत के साथ आया और कुछ ही सांसों में यहां पहुंच गया। हवा में खड़े उस युवा आदमी को देखते हुए एनिमी सॉवरेन ने धीरे से कहा, जानजू, तुम फ्रंट लाइन पर तैनात हो। यहां इतनी जल्दी आकर क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी डिफेंस लाइन को लेसू तोड़ देंगे? जानजू ने हाथ हिलाकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम इंसानों ने छोड़ देना तय कर लिया है। एनिमी सॉवरेन तुरंत समझ गया कि वो जाल में फंस चुका है, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। जानजू ने नीचे देखा और चिल्लाया, तुम लोग अभी तक क्यों खड़े हो? शॉकवेव से मरना है क्या? यह सुनते ही यांगशाओ तुरंत सबको दूर ले गया। सॉवरेन्स की लड़ाई कोई मजाक नहीं थी। सिर्फ उनकी शॉक वेव्स ही लाखों मीटर के इलाके को तबाह कर सकती थीं। भले ही जानजू का डोमेन उनकी कुछ ताकत रोक सकता था, लेकिन हमारा यहां रहना सिर्फ बोझ बनता। यह देखकर एनिमी सोवेरेन ने भी हमें नहीं रोका। जानजू के रहते वो किसी को छू नहीं सकता था। पिछले 2 सालों में जानजू फ्रंट लाइन का बेहद सक्रिय सोवेरेन रहा था, इसलिए उसकी ताकत एनिमी क्लैन की लगभग हर बड़ी शक्ति को पता थी। हमारे जाते ही एक ग्रे डोमेन अचानक फैल गया और प्रोटेक्टिव बैरियर होने के बावजूद दोनों सोवेरेन्स की टक्कर से निकली शॉकवेव्स ने सैकड़ों हजार मीटर तक धरती हिला दी। बाकी लोग बची हुई अबॉमिनेशंस को खत्म करने की तैयारी करने लगे, लेकिन यांग शाओ ने मुझे रुकने को कहा। शेनलिन, बस अपनी समन भेज दो, वही काफी है। मैंने थोड़ा सोचा और लगा यह सही बात है। एमी काफी समय से आगे नहीं बढ़ी थी और शायद 4th सर्कल अबॉमिनेशन से भी मुश्किल से लड़ पाती, इसलिए मैंने डायना को अकेले ही अबॉमिनेशंस खत्म करने भेज दिया। यांग जाओ ने मेरी तरफ देखा और कहा, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तीसरी समन एक एंजल होगी। एक एंजल की कॉम्बैट पावर उस ब्लैक वुल्फ से कम नहीं है। अगर तुम एक दिन सॉवरेन रैंक तक पहुंच गए तो इसका मतलब होगा कि इंसान जाति को सीधे 2 सॉवरेन लेवल फाइटर्स मिल जाएंगे। यह सोचते हुए यांग शाओ ने आगे कहा, एनिमी साइड को लगा कि एक ट्रेटर की वजह से उन्होंने हमारे सारे सीक्रेट्स जान लिए हैं, लेकिन असल में हमने जानबूझकर उन्हें कुछ जानकारी दी थी। हम चाहते थे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े ताकि बाद में उन्हें एक बहुत बड़े जाल में फंसाया जा सके। वो मुझे इतना महत्व दे रहा था कि उसने लगभग पूरी ऑपरेशन डिटेल बता दी। मुझे अब कोई सवाल नहीं था, क्योंकि अब पूरी चेस गेम साफ दिख रही थी। जब इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती थी, तब ह्यूमैनिटी ने उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल एनिमी को ट्रैप करने के लिए किया। पहले हमारी पीछे की लाइन में घुसे सारे करप्टेड एलीट्स को खत्म करना, फिर एक एलियन थ्रोन को हमारी रियर लाइन तक खींच लाना और वहीं उसे खत्म कर देना। इसकी कीमत यह थी कि हमारे कुछ जीनियसेस इस प्लान में टारगेट बनते, बिना ये जाने कि वो सिर्फ बेट थे। लेकिन सिविलाइजेशंस के बीच की जंग ऐसे ही लड़ी जाती है। उसी समय एमी और डायना, जो करप्टेड को खत्म कर रही थीं, वापस आ गई। डियाना अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौट आई और उड़कर मेरे पास आई। उसकी छोटी सी हथेली ने मेरी उंगली कस कर पकड़ ली। वो बिल्कुल मेरी अपनी बेटी जैसी लग रही। 10 घंटे से ज्यादा की भयंकर लड़ाई के बाद दूर फैला ग्रे क्षेत्र गायब हो गया। हवा में चलता हुआ एक युवा आदमी कुछ ही सेकंड में हजारों मीटर पार करके हमारे सामने आ गया। उसकी ओरा बहुत कमजोर लग रही थी। यांग शाओ तुरंत आगे बढ़ा और पूछा, ब्रदर जानजू, क्या हुआ? जानजू ने दर्द छुपाते हुए कहा, हद है। एक मामूली एलियन थ्रोन को मैं एक हाथ से दबा सकता हूं, कोई समस्या कैसे हो सकती है? लेकिन उसके बगल में डायना ने चुपचाप होली लाइट छोड़ी। वो साफ महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर को करप्शन पावर बुरी तरह खा रही थी। झांझू ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम थ्रोन की चोट ठीक कर सकती हो? रुको, तुम एक एंजल हो, मत रुको, कुछ सेकंड और कोशिश करो। डायना ने सिर हिलाया। मेरी सेक्रेट पावर खत्म हो चुकी है। थ्रोन लेवल करेक्शन बहुत ज्यादा भयानक है। मेरा सेक्रेट पावर इसे रोक सकता है,
लेकिन मैं इसका सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा ही मिटा सकती हूं। यह सुनकर झांझू ने अपनी तकलीफ दबाई और गहरी सांस लेकर कहा, आखिरकार मेरे कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। मैं हैरान होकर सोचने लगा, क्या सारे थ्रोन्स ऐसे ही होते हैं? यांग श्याओ ने तुरंत बात बदली और कहा, ब्रोदर जंजू, मैं आपको किसी से मिलवाता हूं। यह शेनलिन है, एलियंस की सबसे बड़ी टारगेट। झांझू ने तुरंत मेरी तरफ देखा और बोला, तो तुम वही हो जो सेम लेवल पर मुझे जमीन पर पटक सकते हो? मैं पूरी तरह कंफ्यूज दिख रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर साइड में बैठे ईमी पर गई और उसकी आंखें चमक उठी। क्या शानदार वुल्फ है, मुझे इस पर सवारी करने दो। यह कहकर वो उस पर कूदने ही वाला था, लेकिन एमी तुरंत बच गई और साफ था कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। जानजू का चेहरा जम गया। इसका क्या मतलब है? एक थ्रोन को रिजेक्ट करने की हिम्मत। फिर उसने कहा, अगर आज मैं इस पर नहीं बैठा तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। जैसे ही वो जबरदस्ती करने वाला था, यांग शाओ ने उसे रोक लिया। ब्रदर जानजू, ऐसा मत कीजिए। वो योक्सिया के भविष्य का एक अहम पिलर है, हम उससे दूरी नहीं बना सकते। जानजू ने धीरे से यांग शाओ को देखा, फिर हाथ पीछे बांधकर उदास लेकिन गर्व भरे अंदाज में बोला, मैंने ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मैं एक वुल्फ की सवारी भी नहीं कर सकता। छी, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वो हानचंग बेस की तरफ उड़ गया और मैं व यंगशाओ जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। यंगशाओ के प्राइवेट ऑफिस में पहुंचते ही जानजू बिना किसी औपचारिकता के सीधे सबसे खास सीट पर बैठ गया, जैसे वो अपने ही घर में हो। यंगशाओ ने पूछा, ब्रदर जाक, फ्रंट लाइन की सिचुएशन कैसी है? क्या हालात और खराब हो गए हैं? पिछले कुछ सालों से जानजू पीछे रहकर अपनी बढ़ती हुई कर्स को दबा रहा था। मैं अपनी 10वीं इवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था और साथ ही फ्रंट लाइन की सिचुएशन समझने के लिए जानकारी भी ले रहा था ताकि वहां अपनी जगह बना सकूं। मुझे डर था कि एनिमी फिर से हमारी ताकत खत्म करने के लिए नया हमला शुरू करेगा। शेन शेंग ने बताया था कि वो लोग ऐसा नियमित अंतराल पर करते हैं। हर बार कम से कम हजारों वॉरियर्स मर जाते हैं, यहां तक कि सॉवरेन्स भी गिर सकते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बस नंबर्स पर आधारित है, लाइफ के बदले लाइफ। लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए मामला बिल्कुल उल्टा है। हमारा हर वॉरियर जो मरता है वो बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर वो जीनियसेस जिनके पास हिडन क्लासेस हैं। वो फ्यूचर में 9th रैंक पावर हाउसेस बनने वाले होते हैं। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि झांझू ने अचानक मेरी तरफ एक स्टोरेज बैग फेंका जो लाइफ क्रिस्टल्स और कई रिसोर्सेज से भरा हुआ था। तुम्हारी समन्स का पोटेंशियल बहुत डरावना है, जाहिर है हम तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे, और जो रिसोर्सेज तुम्हें मिलने चाहिए ये उससे भी कम है। यांग शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातों ने मुझे सच में छू लिया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो मुझे कितना महत्व दे रहे थे। अगर मैंने चुपचाप सीक्रेट में ग्रो करने का फैसला किया होता और बाद में अपनी ताकत दिखाई होती तो शायद सब हैरान हो जाते, लेकिन बहुत संभव था कि किसी एनिमी सॉवरेन द्वारा मैं पहले ही खत्म कर दिया जाता। अभी अपना टैलेंट दिखाने में खतरे थे, लेकिन ह्यूमैनिटी भी चुप नहीं बैठी थी। उन्होंने न सिर्फ सॉवरेन्स को मेरी सुरक्षा के लिए लगाया, बल्कि रिसोर्सेज भी बेहद उदारता से दिए। कुल मिलाकर 500 लेवल 5 और लेवल 6 लाइफ क्रिस्टल्स थे। साथ ही एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग मैनुअल भी था जिसकी कीमत 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। उन्होंने बिना हिचकिचाए मुझे दे दिया। अगर ह्यूमैनिटी मुझे इतना महत्व दे रही थी तो वो सिर्फ मेरी समन्स की ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि मेरे टैलेंट की वजह से था जो उन्हें डरावनी शक्ति दे सकता था। यांग शाओ से कुछ देर बात करने के बाद मैं पहाड़ों में वापस लौट गया ताकि ईमिंग को समन कर सकूं। मैंने स्टोरेज बैग के सारे लाइफ क्रिस्टल्स उसे दे दिए। एमिंग तुरंत फट पड़ा और उसकी डार्क फ्लेम्स धीरे धीरे उन क्रिस्टल्स को निगलने लगी। कुछ देर बाद उसकी इवोल्यूशन वैल्यू 1766 पॉइंट्स बढ़ गई। वो जरूरत के कुल पॉइंट्स का 1/3 पूरा कर चुका था। अगला कदम था शिकार जारी रखना। यांग शाओ से म्यूटेंट बीस्ट्स की लोकेशन लेकर मैंने पहाड़ों के और अंदर जाने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में ब्लाइंड माउंटेन्स की सारी लेवल 50 प्लस म्यूटेंट बीस्ट्स पूरी तरह खत्म कर दी गई। लेवल 60 प्लस के 16 मास्टोडॉन्स और लेवल 50 की 100 से ज्यादा म्यूटेंट बीस्ट्स को एमिग ने निगल लिया। उसका साइज 15 मीटर बढ़ गया और उसके सारे एट्रीब्यूट्स में 30 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। हेडक्वार्टर्स में हर कोई सच में खुश था। उनके लीडर के बिना ये मास्टोडॉन्स अब बड़ा खतरा नहीं थे। अब बस बाकी मॉन्स्टर्स को धीरे धीरे साफ करना था।
आने वाले कई सालों तक ब्लाइंड माउंटेन रेंज सुरक्षित रहने वाली थी। यंग शॉ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में वो जानता था कि मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। वॉन बेस के पास के पहाड़ों में अब एक भी म्यूटेंट बीस्ट दिखाई नहीं दे रही थी, और यह अच्छी खबर नहीं थी। इसका मतलब था कि सारी म्यूटेंट बीस्ट्स मास्टरडॉन्स के बुलावे पर इकट्ठा हो चुकी थीं। वहां के एस्पिरेंट्स अब पहाड़ों में जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे और बेस के अंदर छिपे हुए थे। कई दिनों में उन्होंने 50 से भी कम म्यूटेंट बीस्ट्स मारी थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टरडॉन्स जल्दी हमला कर देंगे। अब जबकि हंचंग बेस पर दबाव काफी कम हो गया है, लोगों को इकट्ठा करो और वन बेस की मदद के लिए भेजो। 1 घंटे बाद मैं जैसे ही वापस आया, मुझे फिर यंग शाओ के ऑफिस बुला लिया गया। शेनलिन ब्लियन माउंटेन्स के मास्टरडॉन्स तुम्हारी वजह से खत्म हुए हैं। मैं तुम्हें वन बेस भेजना चाहता हूं ताकि वहां सफाई में मदद कर सको। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए हां कर दी। सच कहूं तो यहां अब बड़े मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे और मैं पहले ही दूसरी बेसिस की टेरिटरी में जाकर शिकार करने का बहाना ढूंढ रहा था। लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट्स अब एमिंग की ग्रोथ के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। मेरी रिएक्शन देखकर यांगशाओ मुस्कुराया। बाकी लोग भी तैयार हैं, समय बर्बाद मत करो, अभी निकलो। मैं यांगशाओ के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक गया जहां पहले से 50 लोग इकट्ठा थे। वहां मुझे गिफे और कई जाने पहचाने चेहरे दिखे। वो खुश होकर मेरे पास आई और बोली, चेनलिन, मुझे पता था तुम रीइंफोर्समेंट के लिए जरूर आओगे। मैंने सुना है वॉन बेस की हालत बहुत खराब है। उसने बिना झिझक यहां आने का फैसला कर लिया था। फिर गिफे शरारती मुस्कान के साथ डायना के पास आई, जो मेरा हाथ पकड़े हुई थी। कितनी प्यारी लिटिल एंजल है। तुम अभी ग्रोथ फेज में हो ना चेनलिन? उम्मीद है तुम इसके साथ कोई वियर्ड चीजें नहीं करते होगे। डायना ने सिर उठाकर मुझे जिज्ञासा से देखा और पूछा, मास्टर, वियर्ड चीजें क्या होती हैं? और मास्टर डायना के साथ वियर्ड चीजें क्यों नहीं कर सकता? एक पल में ढेर सारी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ जलन भरी थीं और कुछ जानलेवा। मेरे होंठ फड़क उठे। जवाब न सूझने पर मैं तुरंत सबके साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में चढ़ गया। हमारा डेस्टिनेशन था वैन बेस। वहां पहुंचते ही माहौल बेहद भारी था। सभी सैनिक हाई अलर्ट पर थे और हैवी वेपन्स पूरी तरह एक्टिवेट थे। कई कैडेट्स धीमी आवाज में बात कर रहे थे। क्या हमें सच में यहां रुकना चाहिए? सारी म्यूटेंट बीस्ट्स इकट्ठा हो चुकी हैं, वो जरूर हमला करेंगी। सेना ने हमें जाने की परमिशन दे दी है। वैसे भी हम उन सबको खत्म नहीं कर सकते। यहां रुकने का क्या फायदा? कुछ लोग पहले ही जा चुके थे। ये लगभग तय था। हजारों लाखों म्यूटेंट बीस्ट्स अगर एक साथ टूट पड़ी तो उन्हें कौन रोक पाएगा? कई टीममेट्स लगातार बहाने बना रहे थे ताकि अपनी आने वाली भागने की योजना को सही ठहरा सके। तभी वांग फेंग ने मुट्ठियां भींच लीं और भारी आवाज में कहा, मेरा परिवार यहीं है। अगर म्यूटेंट बीस्ट्स हमला भी कर दें, अगर यहां रुकने का मतलब मौत भी हो, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, सिटी में करोड़ों लोग रहते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इवैक्यूएशन चल रहा है, फिर भी ज्यादातर लोग अभी भी शहर में ही हैं। अगर हम म्यूटेंट बीस्ट्स को रोक नहीं पाए तो सिर्फ एक शहर नहीं बर्बाद होगा। तभी एक हरा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बादलों को चीरता हुआ आया और धीरे धीरे वॉन बेस के एयरपोर्ट के पास उतर गया। वॉन बेस के कमांडर काऊ और कई ऑफिसर्स पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने यांग शाओ को कैडेट्स के साथ आते देखा, वो उत्साह में तुरंत उनकी तरफ भागे। जनरल यांग, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साफ था कि वो यांग शाओ की पहचान जानते थे, एक शक्तिशाली 9वीं रैंक वॉरियर। यांग शाओ ने थके हुए अंदाज में कहा, ओल्ड चाओ, मेरी कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुई है। मुझसे हालात पलटने की उम्मीद मत करो। यह सुनते ही काऊ का चमकता चेहरा चिंता से भर गया। उसने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है। अनगिनत म्यूटेंट बीस्ट्स 4 दिशाओं से इकट्ठा हो रही हैं और उन्हें लीड कर रही है एक कोलोसल क्रिएचर जो लेवल 70 पार करने वाली है। वो कई फ्रंट्स पर एक साथ हमला करके हमें डुबो देना चाहती है। फिर उसने हैरानी से पूछा, लेकिन हान चांग बेस पर तो म्यूटेंट बीस्ट्स बहुत ज्यादा थी, फिर वहां प्रेशर इतना कम कैसे हो गया? यांग जाओ मुस्कुराया और बोला, ब्लियन माउंटेन रेंज की सारी लेवल 50 प्लस म्यूटेंट बीस्ट्स खत्म कर दी गई हैं और ये सब इसने किया है। उसने मेरी तरफ इशारा किया। काऊ ने तुरंत यांग शाओ को साइड किया और बेहद एक्साइटेड होकर मेरी तरफ दौड़ा। स्टूडेंट चैनलिन, आखिरकार आप आ गए। और हाँ, मेरा पोता काओ यांग तुम्हारा रूममेट है। चैनलिन, जनरल यांग ने जो तुम्हारे लिए भेजा है वो इधर है। चलो मैं दिखाता हूं। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ले गया।
कुछ सोल्जर्स एक कई मीटर लंबा काला बॉक्स लेकर आए। काऊ मुस्कुराते हुए बोला, स्टूडेंट चेनलिन, ये सब आपके लिए है। सामने वाला वेयरहाउस खाली है, आप आराम से जाकर सब इंस्पेक्ट कर सकते हो। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और वेयरहाउस में जाकर बॉक्स खोला। उसके अंदर रेयर मेटल मटेरियल्स और लाइफ क्रिस्टल्स भरे पड़े थे। मैंने तुरंत सिल्वर डिस्क समन किया और मटेरियल्स को फ्यूज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बैटल आर्मर का वजन 163 टन तक पहुंच गया। मैंने बस हल्के से पैर दबाया और नीचे का स्टील फ्लोर ही मुड़ गया। सारे मटेरियल्स फ्यूज होने के बाद सिल्वर डिस्क को शार्पनेस एनहांसमेंट के 8 नए लेवल्स मिले। पहले के 2 लेवल्स मिलाकर अब टोटल 10 लेवल्स हो चुके थे। अब लेवल 50 से नीचे के दुश्मन को एक ही बार में मारना आसान था। इसके अलावा उसे साइज बदलने की एबिलिटी भी मिल गई। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अब मुझे पहाड़ों में जाकर म्यूटेंट बीस्ट्स पर इसे टेस्ट करने की जल्दी थी। इस बार मैंने 100 से ज्यादा रेयर मटेरियल्स फ्यूज किए थे, जिससे सिल्वर डिस्क की कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ गई थी। मैं वॉन बेस के खुले ट्रेनिंग एरिया पहुंचा, जहां 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। वहां मैंने तुरंत एक फैमिलियर चेहरा देखा, सुलिंगसू। उसके लंबे बर्फ जैसे बाल थे, चेहरा नाजुक और थोड़ा पीला था, और उसकी बॉडी पतली लेकिन लंबी थी। मैं उसके पास गया और कहा, कमरेड जो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी कौ आगे आया और गंभीर आवाज में बोला, ये म्यूटेंट बीस्ट्स कल से इकट्ठा हो रही हैं। लेवल 69 का एक डार्क हॉर्न्ड बीएमओ उन्हें लीड कर रहा है और वो 4 दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। इस स्कैटर्ड अटैक की वजह से हम अपनी डिफेंस कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हर डायरेक्शन को कम से कम एक बीएमओ लेफ्टिनेंट लीड कर रहा है और उनका टारगेट है 1, विशी और यूनिशी बेसिस। तुम्हारा मिशन है उन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करना और पीछे चल रही म्यूटेंट बीस्ट्स को मारकर उनकी टोटल संख्या कम करना, ताकि हमारी डिफेंस लाइंस पर प्रेशर घटे। इस मिशन के लिए तुम्हें 8 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। हर ग्रुप में 20 लोग होंगे। कोई सवाल? सबने एक साथ जवाब दिया, नहीं। काऊ ने तुरंत टीम बनानी शुरू कर दी। तभी यांग शाओ आगे आया और बोला, चेनलिन, तुम अकेले काम करोगे? वो मेरी ताकत जानता था। बाकी लोग मेरे लिए सिर्फ बोझ बनते। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आसपास के लोग हैरान थे। ये क्या खास है? यहां तक कि मेंटर्स भी टीम में जा रहे हैं। 2 मिनट बाद 8 टीम्स तैयार हो गई। मैंने एमिंग को समन किया, जो एक 100 मीटर से भी बड़ा हो चुका था, और मैं सीधा माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ों के अंदर विशाल काला भेड़िया पागलों की तरह दौड़ रहा था। पीछे डायना ने अपनी बाहें मेरे गले के चारों ओर लपेट रखी थीं और उसका छोटा शरीर तेज हवा में झूल रहा था। एक मासूम न्यूबॉर्न एंजल होने के कारण उसे हर चीज में क्यूरियोसिटी थी और वो समनिंग स्पेस में रहना नहीं चाहती थी, और जाहिर है मैं उसे मजबूर नहीं करने वाला था। उसी समय डस्टी माउंटेन रेंज के अंदर अनगिनत विशाल म्यूटेंट बीस्ट्स चट्टानों को कुचलते हुए, जमीन तोड़ते हुए और विशाल पेड़ों को गिराते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सैकड़ों किलोमीटर लंबी डिस्ट्रक्शन वेव जैसी लग रही थी। सबसे आगे 3 भयानक पीएमओ थे, हर एक लगभग 1 किलोमीटर लंबा, सिर ऊंचा किए हुए आगे बढ़ रहा था। उनके शरीर से निकलती क्रूर ऑरा इतनी भयानक थी कि उनके आसपास की स्पेस तक मुड़ती हुई लग रही थी। अनगिनत म्यूटेंट बीस्ट्स के कदमों से 1 लाख मीटर तक धरती जोर जोर से कांप रही थी। कमांड सेंटर के अंदर ड्रोन फुटेज देख रहे ऑफिसर्स के चेहरे बेहद गंभीर थे। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। 1000 मीटर लंबी टायरानिकल सिलुएट काली आग में घिरी हुई साइड से बिजली जैसी स्पीड में आई। वो था इमिंग। हवा धमाके के साथ फट गई। कई दर्जन किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था वो उस भयानक शक्ति से तबाह हो गया। उसकी दहाड़ आसमान तक गूंज उठी। साउंड वेव्स फैलते ही सारी म्यूटेंट बीस्ट्स हिल गईं और वहीं रुक गईं। कमांडर काऊ पूरी तरह स्टन्ड रह गया। ये ऐसे लड़ता है? हमारा मिशन तो रियर गार्ड को रोकना था, ये सीधे सामने कैसे घुस गया? सामने 3 मास्टरडॉन्स खड़े थे। उनमें से एक 800 मीटर से भी ऊंचा था और उसके दोनों मुड़े हुए दांत 100 मीटर लंबे थे। लाल स्केल्स से ढका डीमन एलिफेंट मास्टरडॉन धीरे से बोला, तुम किस प्रजाति के हो? हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो? लेकिन ईमिंग ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उसकी शक्ति फट पड़ी और स्याही जैसी काली आग 10,000 मीटर तक फैल गई। उसके डोमेन में मौत की ओरा धीरे धीरे फैलने लगी और जो भी उसके अंदर फंसा वो सब कुछ निगलने लगी।
लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट्स की लाइफ फोर्स पल भर में जलकर खत्म होने लगी। एमिंग के चारों तरफ लगभग 3000 मीटर ऊंची एक भयानक परछाई बन गई। उसकी दो धूसर आंखें जो मौत की डरावनी आभा से भरी थीं, सीधे उन मॉन्स्टर्स को घूर रही थीं। तीनों मास्टरडॉन्स डर से कांप उठे। सिर्फ उस एक नजर ने उनके दिमाग में ऐसा डर भर दिया जैसे अगले ही पल उनका अस्तित्व मिट जाएगा। इन्फर्नल स्काई रिफाइनिंग मैट्रिक्स एक्टिवेट हो चुकी थी। इस डोमेन के अंदर कोई भी उसके फैसले से नहीं बच सकता था, यहां तक कि अनडेड और लाइफलेस क्रीचर्स भी नहीं। उन पर भी मौत का कंसेप्ट जबरदस्ती थोप दिया जाता था। आसमान में डियाना ने बिना देर किए अपनी डिवाइन ब्लेसिंग छोड़ दी। उसके माथे पर डिवाइन मार्क सुनहरी रोशनी से चमक उठा और एमिंग की शक्ति काफी बढ़ गई। एमिंग अपनी करंट स्टेट में पहले ही बेहद डरावना था। डायना अपनी पूरी डिवाइन पावर लगाने के बाद भी उसके एट्रीब्यूट्स को सिर्फ थोड़ा ही बढ़ा पाई, लेकिन यही सपोर्ट काफी था। इन्फर्नल मैट्रिक्स तुरंत 20,000 मीटर और फैल गई और काली आग की शक्ति दोगुनी हो गई। उसकी ताकत अब बिल्कुल भयावह बन चुकी थी। सिर्फ कुछ सेकंड में ही हंड्रेड्स ऑफ लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट्स राख बन गई। यहां तक कि उनके लाइफ क्रिस्टल्स भी काली आग ने निगल ली। तीनों मास्टरडॉन्स गुस्से में दहाड़े, तुम मौत ढूंढ रहे हो, इसे मार डालो। तभी अचानक आसमान अंधेरा हो गया। फीकी चांदनी फैली जिसमें एक डरावना संकेत छिपा था और सभी म्यूटेंट बीस्ट्स डर से कांप उठी। डायना आसमान में शाही अंदाज में खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडा और अहंकारी था, जैसे वो सब पर फैसला सुना रही हो। उसके पीछे एक फुल मून लटक रही थी। उसके चारों ओर 9 एनाइलेशन ब्लेड्स घूम रही थीं, जिनसे लाल आभा निकल रही थी। वो सीधे गोस्ट रॉक मास्टरडॉन की तरफ गई। वो बीस्ट दहाड़ी और अपनी सारी ताकत जुटा ली। उसकी पत्थर जैसी स्किन पर अजीब रून्स उभर आए, लेकिन सर्कुलर ब्लेड्स ने उन्हें ऐसे काट दिया जैसे वो कुछ थे ही नहीं। उसके शरीर पर कई दर्जन मीटर गहरा घाव बन गया। दर्द से तड़पकर गोस्ट रॉक मास्टरडॉन रुक गया। उसने अपनी हथेली से ब्लेड्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से बच गई। डायना के कंट्रोल में ब्लेड्स उसके हाथ के ऊपर चढ़ गईं और 100 मीटर लंबा घाव बना दिया। डायना जब घोस्ट रॉक मास्टोडन को रोक रही थी तो एमिक भी पीछे नहीं रहा। वो तुरंत बाकी दो कोलोसस बीस्ट्स की तरफ टूट पड़ा। उसके रास्ते में आने वाली सारी म्यूटेंट बीस्ट्स चकनाचूर हो गईं। डीमन एलिफेंट मास्टरडॉन गुस्से से दहाड़ा और अपनी क्रिम्सन स्केल्स वाली ट्रंक को घुमाकर एमिंग पर मारा। बिना किसी आदेश के एमिंग के काले फ्लेम से ढके पंजे उस पर टूट पड़े। उन्होंने एलिफेंट की स्केल्स फाड़ दी और इतने गहरे घाव दिए कि हड्डियां तक दिखने लगी। दूसरी तरफ स्क्लोपेंड्रा मास्टरडोन ने अपने डरावने जबड़े खोले और अचानक एमिक को काटने के लिए हमला किया, लेकिन एमिक बिजली जैसी स्पीड से रिएक्ट किया। उसने एक पंजे के वार से उसे दूर उड़ा दिया और फिर उसके सिर पर झपटकर अपने दांत गड़ा दिए। उसका डार्क रेड शेल तुरंत टूट गया। एमिंग के दांत उसके मांस में धंस गए और बैंगनी जहर वाला खून बाहर निकलने लगा। स्क्लोपेंड्रा मास्टोडोन दर्द से चीख उठा। उसने अपना विशाल शरीर एमिंग के चारों तरफ लपेट लिया और अपनी अनगिनत तेज टांगों से उसे छेदने की कोशिश की, लेकिन वो सब एक अटूट गोल्डन बैरियर से रुक गई। फिर एमिंग ने उसे अपने जबड़ों में पकड़कर दूर फेंक दिया। वो जाकर पूरे माउंटेन पीक को तोड़ते हुए गिरा और चट्टानों के नीचे दब गया, लेकिन एमिंग उसका पीछा करते हुए तुरंत वहां पहुंच गया। उसने अपने पंजे से एक विशाल चट्टान तोड़ी और स्कोलोपेंड्रा कोलोसस की खोपड़ी को जोर से जमीन में दे मारा। उसे जमीन पर दबाकर अपने पंजों से फाड़ने लगा। इसी बीच आसमान की सारी फ्लाइंग म्यूटेंट बीस्ट्स डायना की तरफ टूट पड़ी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने एनहिलेशन ब्लेड जोंगमी को वापस बुलाया और वो घूमते हुए उसकी तरफ लौट आई। बाकी 4 सर्कुलर ब्लेड्स फ्लाइंग बीस्ट्स के झुंड में घुस गई। वो चारों तरफ घूमती हुई एक एक बीस्ट को काटने लगी। उसी समय एलिफेंट कोलोसस अचानक एमिंग पर टूट पड़ा। वो पहले एमिंग को खत्म करना चाहता था। एमिंग ने भयानक दहाड़ लगाई और बिना किसी डर के स्कोलोपेंड्रा के सिर को पैरों तले दबाए हुए ही एलिफेंट कोलोसस से भिड़ गया। चारों मस्टोडॉन्स की लड़ाई ने धरती को हिला दिया। हजारों मीटर तक जमीन फटने लगी। झटके होराइजन तक फैल गए और आसमान दहाड़ों व धमाकों से भर गया। अनगिनत म्यूटेंट बीस्ट्स शॉक वेव्स से बचने के लिए भागने लगी। कमांड सेंटर में पूरी खामोशी छा गई। काऊ हैरानी से मुंह खोले खड़ा था।
ये भेड़िया इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? ये सिर्फ लेवल 20 है और 3 कोलोसस को रोक रहा है। इसमें 46 लेवल्स का फर्क है। बाकी ऑफिसर्स भी स्क्रीन को घूरते रह गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। पूरा माउंटेन रेंज अब एक डार्क परगैटरी बन चुका था, जिसे काली आग निगल रही थी। चारों कोलोसस पागलों की तरह लड़ रहे थे। उनकी टक्कर से आसमान और धरती कांप रही थी। एमिंग की 1000 मीटर से भी ऊंची तानवी परछाई करोड़ों जिंदगियां निगल सकने वाली टिरनी ऑरा छोड़ रही थी। उसकी मौजूदगी ही दम घोंट देने वाली थी। तभी आसमान में डायना ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी। सैकड़ों फ्लाइंग म्यूटेंट बीस्ट्स उसके हाथों खत्म हो चुकी थीं। उनके कटे फटे शव जमीन पर पड़े थे। फिर अनाहिलेशन ब्लेड जोंगमी उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसकी डार्क रेड चमक और तेज होती गई। इतनी भयानक शक्ति इकट्ठा हुई कि हवा तक मिटती हुई महसूस होने लगी। 9 सर्कुलर ब्लेड्स एक होकर 100 मीटर लंबी एक सिंगल डार्क रेड ब्लेड में बदल गई। वो डायना के सामने तैर रही थी और उसकी ओरा से सारी म्यूटेंट बीस्ट्स कांप रही थी। उसके पीछे की सिल्वर मून धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल गई। हजारों मीटर तक आसमान और धरती खून जैसे लाल रंग में डूब गए, जैसे पूरा संसार नरक बन गया हो। उसी पल फुल मून की सबसे शक्तिशाली फॉर्म, सेंट्रल डिस्ट्रक्शन फॉर्म, एक्टिवेट हो गई। डायना की ठंडी और निर्दयी आवाज गूंजी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल अनाइलेशन ब्लेड जोंगमी की लाल चमक अपनी सीमा पर पहुंच गई और वो एक डरावनी लाल शैडो बनकर आसमान को चीरती हुई सीधे स्कोलोपेंड्रा कोलोसस पर गिर पड़ी। जैसे ही हमला टकराया, डायना की एनिहिलेशन ब्लेड जोंगमी एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने सीधे 1000 मीटर लंबे स्क्लोपेंड्रा कोलोसस के शरीर को चीर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वो विशाल मॉन्स्टर मांस के गंदे ढेर में बदल गया। सिर्फ एक बार और लेवल 65 बीस्ट खत्म। इतनी भयानक ताकत देखकर मैं भी हैरान रह गया। लेकिन डायना की सेंट्रल डिस्ट्रक्शन फॉर्म की डिफेंस पेनिट्रेशन एबिलिटी सच में बहुत डरावनी थी। ये लगभग हर डिफेंस को इग्नोर कर देती थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके पास इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग सन मून फॉर्म अभी बाकी थी। हालांकि आसमान की गहरी लाल मून थोड़ी फीकी पड़ गई थी। साफ था कि इस अटैक ने डायना की बहुत एनर्जी खा ली थी, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची हुई थी। सिर्फ अपनी इच्छा से उसने अनाइलेशन ब्लेड जोंगमी को फिर कंट्रोल किया और तुरंत पास खड़े एलिफेंट कोलोसस पर हमला कर दिया। उस कोलोसस के दिमाग में तुरंत डर भर गया। उसने अपनी बॉडी पर और भी मोटिव कठोर पत्थर जैसी आर्मर उगा ली, लेकिन वो बिल्कुल बेकार साबित हुई। एनिलेशन ब्लेड ने एक ही पल में उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। उसके तुरंत बाद आसमान की गहरी लाल मून और टिक नहीं पाई और तेजी से गायब होने लगी। लेकिन उसी समय डायना का खूबसूरत और परफेक्ट एडल्ट शरीर अचानक वापस एक छोटी बच्ची के रूप में बदल गया। उसका पहले वाला ठंडा और घमंडी चेहरा फिर से मासूमियत से भर गया। उसने पलकें झपकाई और फिर घबराकर अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और मुझे ढूंढने उड़ गई। दूसरी तरफ एमिंग ने भी जल्दी ही अपना काम खत्म कर दिया। डीमन एलिफेंट बीस्ट पहले ही खत्म हो चुका था और अब एमिंग काली आग के समुद्र के बीच खड़ा था। उसकी डार्क फ्लेम्स मारे गए जायंट बीस्ट्स की लाशों को निगल रही थीं। काऊ पूरी तरह स्टंड था। उसके लिए यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल मिशन सिर्फ कुछ म्यूटेंट बीस्ट्स को मारकर उनकी संख्या कम करना था। लेकिन मैंने तो पूरा बैटलफील्ड ही साफ कर दिया। सारी म्यूटेंट बीस्ट्स या तो मारी गईं या भाग गई। अकेले मैंने हजारों बल्कि शायद दसियों हजार म्यूटेंट बीस्ट्स की पूरी आर्मी खत्म कर दी। मेरी एफिशिएंसी बाकी सभी लोगों को मिलाकर भी कई गुना ज्यादा थी। यह देखकर काऊ का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। उसकी सारी चिंता गायब हो गई। शुरुआत में उनकी डिफेंसेस शायद एक भी अटैक नहीं झेल पाती, लेकिन अब उम्मीद पैदा हो चुकी थी। अंधेरे पहाड़ों में काली आग ने तेजी से सारी लाशें और लाइफ क्रिस्टल्स निगल लिए और फिर वापस एमिंग के शरीर में लौट आई। कन्वर्टेड एनर्जी की वजह से एमिंग 1 मीटर और बड़ा हो गया और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में 2 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। बदले में मेरे सारे एट्रीब्यूट्स भी 1 पॉइंट बढ़ गए। जायंट बीस्ट से मिलने वाली कन्वर्टेड एनर्जी अब एमिंग के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन मेरे लिए यह अलग बात थी। मुझे सिर्फ उसका 1/3 हिस्सा मिलकर भी बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा था।
अब मेरे स्टैट्स लेवल 30 हिडन क्लास यूजर से ज्यादा पीछे नहीं थे, और अगर मैं यिंडी के टेरिफाइंग बोनस को जोड़ दूं तो मैं लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट को आसानी से चूर चूर कर सकता था। जहां तक लेवल 50 बीस्ट की बात है, उसे मारने के लिए मुझे लगभग 10 वार चाहिए होंगे, और अब कुछ कमजोर कोलोसल बीस्ट से सीधा लड़ना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रही थी।